जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। बात हम कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स की। दोस्तों इसको हम शॉर्ट में कहते हैं जीएसटी। अब ये जीएसटी क्या है? इसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हिंदी में इसको कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि ऐसा कर जो वस्तुओं पर भी लगे और सेवा पर भी लगे। अब वस्तु क्या है? तो फ्रेंड्स वो सभी वस्तुएं हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपके रूम में पंखा है, कुर्सी है, मेज है, रेफ्रिजरेटर है और मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, ये सभी वस्तुएं हैं, इन पर जीएसटी लगता है। और वही सेवा क्या है? तो फ्रेंड्स जो सेवा हम मान लीजिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें बेचता नहीं है, कुछ भी वो नहीं बेचता हमें, तो हम उससे क्या लेते हैं? सेवा लेते हैं। जैसे वो हमें दवाई लिख कर देता है तो वो अपनी सेवा दे रहा है, जिसके बदले हम उसको पे कर रहे हैं। या हम किसी वकील के पास जाते हैं, वकील से एडवाइस करते हैं किसी भी चीज को लेकर, किसी भी मुकदमे को लेकर, तो वो वकील हमें कुछ बेच नहीं रहा, क्या कर रहा है? वो सेवा दे रहा है। तो ये वस्तुओं पर भी लगता है और सेवा पर भी लगता है। तो जीएसटी क्या है? वस्तु एवं सेवा कर है, जिसको फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, शॉर्ट में कहते हैं जीएसटी। अब फ्रेंड्स कर की हम बात कर रहे हैं, तो कर जो होता है फ्रेंड्स, टैक्स, ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है प्रत्यक्ष कर, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। अब फ्रेंड्स प्रत्यक्ष कर क्या होता है? तो जो ये प्रत्यक्ष कर है ना फ्रेंड्स, ये है डायरेक्ट कर। डायरेक्ट कर का मतलब होता है कि डायरेक्ट उसी से ले लेना। अर्थात मान लीजिए मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का मैं मालिक हूं, तो डायरेक्ट मुझे ही उस प्रॉपर्टी का जो इनकम है, जो टैक्स है, वो मुझे ही पे करना है। सीधा जो भी भुगतान मुझको गवर्नमेंट को करना है वो मैं ही करूंगा, डायरेक्ट मुझी से उसका भुगतान किया जाएगा मेरे द्वारा ही। मान लीजिए आपकी माता जी के नाम कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी में कुछ किराएदार भी रह रहे हैं या अन्य लोग रह रहे हैं, भले ही वहां पर वो रह रहे हैं लेकिन उनके द्वारा टैक्स पे नहीं किया जाएगा। आपकी माता जी के नाम प्रॉपर्टी है तो आपकी माता जी ही उसको पे करेंगी, जो भी उनकी इनकम है, जो भी आय है, तो वो पे करेंगी, अन्य कोई व्यक्ति पे नहीं करेगा। यानी डायरेक्ट टैक्स जो है, जो जिसका भी उद्योग धंधा है, जिसकी प्रॉपर्टी है या जिसकी जॉब है, वो ही पे करता है और डायरेक्ट गवर्नमेंट को वो पे करता है। और लेकिन हम प्रत्यक्ष कर को नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ रहे हैं अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर मतलब जीएसटी। जीएसटी कैसा कर है? तो जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर कैसा होता है? तो फ्रेंड्स ये जो कर है, ये मान लीजिए होता किसी और पर है, थोपा किसी अन्य पर जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक वस्तु किसी कंपनी में बनी, अब गवर्नमेंट ने कहा कि आप जो उत्पादन कर रहे हैं इस पर आपको जीएसटी देना है। अब ये वस्तु मान लीजिए 100 रुपए में तैयार हुई, अब उस कंपनी ने आगे डिस्ट्रीब्यूटर को 120 रुपए में बेच दिया, क्योंकि कंपनी ने सोचा कि मैंने तो 100 में तैयार की है और मुझे इसको जीएसटी भी देना है, तो क्यों ना मैं इसे आगे ज्यादा पैसों में बेचूं। तो कंपनी ने जीएसटी लेकर अगले को 120 में दे दिया। लेकिन अब ये डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? ये दुकानदार को देता है 140 में, ये भी अपना जीएसटी दुकानदार से भरवाता है। अब दुकानदार क्या करता है? दुकानदार आगे चलकर इसी वस्तु को वो 160 में बेचता है, अंतिम रूप से किसको? उपभोक्ता को। उपभोक्ता कौन होता है? आम जनता होती है, हम जैसे होते हैं। मान लीजिए आप किसी भी दुकान पर जाते हैं, दुकानदार से आपने कोई वस्तु ली और आप उसका उपभोग कर रहे हैं, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अंतिम रूप से तो जीएसटी किस पर पड़ता है? जनता के पास, उपभोक्ता के पास आकर पड़ता है। तो ये क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, यानी ये डायरेक्ट नहीं पड़ता, ये एक दूसरे से चलते चलते उपभोक्ता के पास आता है। उपभोक्ता जो अंतिम रूप से उस वस्तु को लेता है और उसका इस्तेमाल करता है। मान लीजिए आपने कोई नया मोबाइल फोन लिया, आपने मान लीजिए 10,000 का मोबाइल फोन लिया, अब उस 10,000 में आप दुकानदार को 10,000 रुपए दे आए, लेकिन वो कैसे देकर आए? वो जीएसटी सहित देकर आए, तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो अंतिम रूप से जीएसटी भी आपने दिया, तो वो होता है उपभोक्ता। यानी ये अप्रत्यक्ष कर है जो कि उपभोक्ता पर पड़ता है। अब फ्रेंड्स जीएसटी क्या है? तो ये एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। और ये गंतव्य कर है। गंतव्य कर का मतलब है कि ये एक दूसरे से आगे चलता है। जैसे कंपनी ने 100 का बनाया, फिर डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, फिर अगले दुकानदार को दिया, दुकानदार ने उपभोक्ता को दिया। इस प्रकार ये गंतव्य कर है। इस कर को 17 अप्रत्यक्ष कर व 23 उपकर समाप्त किए गए हैं। यानी फ्रेंड्स ये जो जीएसटी बनाया गया है ना, इसको बनाने के जब ये बना है तो इससे पहले जो 17 अप्रत्यक्ष कर थे और 23 उपकर थे, इनको समाप्त करके एक कर का निर्माण किया गया जिसका नाम दिया गया फ्रेंड्स जीएसटी। अब इसके बाद हम बात करें तो जीएसटी फ्रेंड्स लाया कैसे गया? कुछ तो रहा होगा, क्या सोच विचार रहा
किसकी ये दिमाग की उपज थी? तो जीएसटी कैसे लाया गया? तो फ्रेंड्स सन 2000 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पहली बार जीएसटी का विचार रखा था। उन्होंने पश्चिम बंगाल के तत्कालीन वित्त मंत्री असीम दास गुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी, जिसे जीएसटी मॉडल तैयार करने का काम सौंपा गया था। सन 2000 से इसकी शुरुआत होती है। इसके बाद सन 2003-4 में विजय केलकर टास्क फोर्स का गठन किया गया और इसी समिति ने पहली बार आधिकारिक तौर पर भारत में जीएसटी लागू करने की सिफारिश की थी। अब इसके बाद 28 फरवरी सन 2006 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम यूपीए सरकार ने अपने बजट भाषण में घोषणा की कि हम 1 अप्रैल 2010 से भारत में जीएसटी लागू करेंगे, यानी 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी लागू किया जाएगा। इसके बाद वर्ष 2011 में यूपीए सरकार ने लोकसभा में 115वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, लेकिन विपक्ष के विरोध के कारण यह पास नहीं हो सका। अब इसके बाद 122वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। इसके बाद 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया। यहां से जीएसटी लागू किया गया 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत। फ्रेंड्स आपने देखा कि 122वां संविधान संशोधन विधेयक तो लाया गया, आप यहाँ पे देख रहे हैं, और 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये लागू हुआ, तो इसकी संख्या अधिक क्यों है? तो फ्रेंड्स संविधान संशोधन विधेयक तो काफी आप देख सकते हैं, इनकी संख्या अधिक हो सकती है क्योंकि सारे विधेयक ही पास नहीं होते, लेकिन जो पास होते हैं, जो पास हो जाते हैं, तो उनकी संख्या निश्चित रहती है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी जो अधिनियम बन जाता है ना, संशोधन विधेयक तो कितने भी आ सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सारे ही पास हों, इसलिए उनकी संख्या ज्यादा रहती है क्योंकि वो सारे पास नहीं हो पाते, लेकिन जो पास हो जाते हैं वो निश्चित ही उनकी संख्या में परिवर्तन नहीं होता। और फिर इसके बाद दोस्तों जीएसटी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जैसे जब जीएसटी लाया गया तो राज्यसभा द्वारा ये 3 अगस्त 2016 को पारित किया गया, लोकसभा में 8 अगस्त 2016 को पारित किया गया, राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी पर हस्ताक्षर किए गए 8 सितंबर 2016 को। तो फ्रेंड्स ये जो है ये सवाल पूछे गए हैं। अब जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य था असम, और दूसरे नंबर पर जो राज्य बना वो बना बिहार, और तीसरा राज्य बना झारखंड, चौथा राज्य बना छत्तीसगढ़। 3 स्टेट तक पूछे जा चुके हैं अब तक परीक्षाओं में, तीसरा राज्य झारखंड था जीएसटी को लागू करने के नंबर पे, और अंतिम राज्य जो था जिसने सबसे बाद में जीएसटी भारत के अंदर लागू किया वो था फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर। फ्रेंड्स कुछ अतिरिक्त जानकारी भी हम जानने का प्रयास करेंगे, जैसे जीएसटी सबसे अंत में जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। अगर विश्व स्तर की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो जीएसटी की शुरुआत सबसे पहले हुई थी फ्रांस में वर्ष 1954 में, और भारत में जीएसटी कब लागू होता है? 1 जुलाई 2017 को, और 1 जुलाई को हम हर साल जीएसटी दिवस भी मनाते हैं, तो 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। भारत में जीएसटी मॉडल कनाडा से लिया गया है और यह दोहरी कर प्रणाली है। भारत में जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन, और जीएसटी का आदर्श वाक्य है एक राष्ट्र एक कर एक बाजार। अब फ्रेंड्स जीएसटी के भी कुछ प्रकार हैं, जैसे जीएसटी के प्रकार देखें तो एक है सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स या केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, दूसरा है एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी राज्य वस्तु एवं सेवा कर, और फ्रेंड्स तीसरा है यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर, और अगला है आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी एकीकृत एवं वस्तु एवं सेवा कर। तो यह है फ्रेंड्स कुछ जीएसटी करके प्रकार। अब बात करें जीएसटी काउंसिल की, जीएसटी परिषद की। जीएसटी परिषद की अगर बात करें तो फ्रेंड्स इसका अध्यक्ष वित्त मंत्री ही होता है, और जीएसटी परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अरुण जेटली। और जीएसटी परिषद की प्रथम बैठक कब हुई? 22 से 23 सितंबर 2016 को भारत की राजधानी नई दिल्ली में। जीएसटी की बैठक के लिए कोरम कितना होना चाहिए? तो वो 50% होना चाहिए, तभी बैठक संचालित की जाती है। जीएसटी परिषद में निर्णय
75% बहुमत से होता है। अगर कोई भी निर्णय लेना होता है जीएसटी परिषद के अंदर तो 75% बहुमत का होना अनिवार्य है, तभी कोई निर्णय पास हो पाता है। के बाद वर्ष 2025 सितंबर में जीएसटी की 56वीं बैठक आयोजित की गई थी। यह हमें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। 2025 में कैवे नंबर की आयोजित की गई जीएसटी की बैठक, तो 56वीं नंबर की फ्रेंड्स बैठक आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की? निर्मला सीतारमण ने। जीएसटी परिषद के सदस्य जो हैं वो केंद्र व राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य होते हैं इसकी परिषद के। अगर कुल सदस्यों की बात करें तो कुल सदस्यों की संख्या 33 है। 2 सदस्य केंद्रीय वित्त मंत्री और एक केंद्रीय राजस्व मंत्री होते हैं। एक केंद्रीय वित्त मंत्री, एक केंद्रीय राजस्व मंत्री, 2 तो यहां से आते हैं। 3 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के जैसे दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, जिनमें विधानमंडल है वहां से आते हैं। और बाकी इन 5 के अलावा बचते हैं 28 सदस्य जो कि राज्यों से आते हैं। अगला है जीएसटी परिषद का गठन जो किया गया वो 279A में है संविधान में। जीएसटी परिषद का गठन वर्ष 2016 है। 2016 में जीएसटी परिषद का गठन किया गया था। बात करें जीएसटी परिषद वोटिंग, जीएसटी में कोई भी निर्णय लेने के लिए कितनी वोटिंग होती है वो सारी चीजों पर हम अब बात करेंगे। तो जीएसटी परिषद में कोई भी अगर निर्णय लेना है तो 75% बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी 3/4% बहुमत की आवश्यकता इसमें होती है। मतदान के अधिकार की अगर हम बात करें, वोटिंग वेटेज की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स जो केंद्र सरकार का इसमें रोल होता है वो 1/3% यानी 33.33% होता है। यानी कि वोटिंग पावर में केंद्र सरकार का हिस्सा 33.33% है और बाकी जो राज्य सरकारें हैं जो 28 राज्यों से आते हैं उनका जो वोटिंग वेटेज है वो है 66.66%। कोरम की अगर हम बात करें तो बैठक को संचालित करने के लिए कुल सदस्यों का 50% उपस्थित होना अनिवार्य है, तभी कोई भी जीएसटी की बैठक संचालित हो पाती है। फ्रेंड्स अब हम बात कर रहे हैं जीएसटी नंबर को लेकर। इससे भी हमेशा एक प्रश्न अवश्य बनता है और CCC परीक्षा कंप्यूटर में भी इससे प्रश्न पूछा जा चुका है और कई ऐसी परीक्षाएं हैं जिनमें इसमें प्रश्न बन चुका है। तो दोस्तों जीएसटी का जो नंबर होता है ये 15 अंकों का होता है। पहला प्रश्न तो ये है कितने नंबर का होता है? तो फ्रेंड्स ये जीएसटी नंबर होता है 15 अंकों का और कैसा होता है? अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। प्रथम 2 अंक की अगर हम बात करें इस नंबर में तो 15 अंकों के इस नंबर में शुरू के जो 2 अंक होते हैं वो स्टेट कोड होते हैं और ये जनगणना के आधार पर। अगले हैं 10 अंक जो कि एक पैन संख्या है। फिर 13वां नंबर आता है जो कि राज्य का रजिस्ट्रेशन संख्या है। 14वां अंक डिफॉल्ट जेड सभी में, यानी ये 14वां अंक जो है सभी में समान देखने को मिलता है। और जो 15वां अंक है एक चेक नंबर है या सत्यापन कोड जो एक अंक या अक्षर कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार के 15 डिजिट होते हैं और किस डिजिट का क्या मीनिंग है वो मैंने आपको इसमें डिटेल में बता दिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं जीएसटी स्लैब्स। जीएसटी स्लैब्स यानी जीएसटी दरें। दर कितनी है, किस प्रकार क्या दर है, कौन सी दर में कौन कौन सी वस्तु आती है। तो फ्रेंड्स 2026 से भारत की जीएसटी संरचना को सरल बनाकर 4 स्तरीय प्रणाली जिनमें 0%, 5%, 18 और 40% में परिवर्तित कर दिया गया है 2026 से, क्योंकि इससे पहले ये दरें नहीं थी, इनमें कुछ परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन होकर 0%, 5%, 18 और 40 कर दी गई है जो 22 सितंबर 2025 से प्रभावी है। और पूर्व की यानी पुरानी जो जीएसटी दर थी 5, 12, 18 और 28 थी, इन संरचना का ये स्थान लेती है, यानी ये अब बदल दी गई है। पुरानी वाली थी 5, 12, 18, 28, इनको चेंज कर दिया गया है, यानी इनका स्थान अब ये ले रहे हैं 0, 5 और 18, 40 लेती है। जो 2026 के नए तर्क संगत जीएसटी ढांचे में प्राथमिक स्लैब 0, 5, 18 और विलासिता प्राप्त वस्तुओं के लिए 40% की दर शामिल है। तो दोस्तों अब जो वर्तमान में स्लैब है जीएसटी के नए वो एक तो 0% है, एक 5% है, एक 18% है और एक है हमारा 40%। ये 4 स्लैब्स हैं वर्तमान में। और फ्रेंड्स वर्ष 2026 की जीएसटी स्लैब की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। जैसे अगर 0% स्लैब की हम बात करें
तो ये आवश्यक वस्तुएं जिनमें बुनियादी खाद्य पदार्थ, खाने पीने की, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, शैक्षणिक यानी पढ़ाई से संबंधित सामग्री आदि शामिल है, जिन पर 0% जीएसटी लगती है। अगला 5%। 5% में दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं, जैसे कृषि उत्पाद होते हैं और आवश्यक दवाएं हैं। फिर तीसरा स्लैब है 18%। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और छोटे उपकरण हैं, जैसे मोबाइल फोन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी, ये सारी चीजें अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं के लिए मानक दर है। इसके बाद आता है 40%। तो फ्रेंड 40% जो है, इसमें विलासिता की वस्तुएं, बहुत शर्करा युक्त पेय पदार्थ हैं, एनर्जी ड्रिंक है, शराब आदि है, और तंबाकू और उच्च श्रेणी के वाहन है, जैसे प्राइवेट जेट हो गया, उच्च श्रेणी की मान लीजिए हाई क्लासेस घड़ियां हैं, या लग्जरी कारें हैं, वो सारी चीजें 40% जीएसटी के अंतर्गत आती हैं। मुख्य बदलाव की अगर बात करें तो फ्रेंड्स 12 और 28% स्लैब को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया है। यानी जो पुराने जीएसटी की दर थी 12 और 28, इन दोनों को खत्म कर दिया गया है और वो समाप्त करके वर्तमान में 18 और 40% के स्लैब में एकीकृत कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये थे आज का हमारा जीएसटी टॉपिक। इस टॉपिक में हमने वो सभी चीजें कवर की हैं जो परीक्षाओं में जिनसे एक प्रश्न अवश्य बनता है। एग्जाम से पहले आप इस टॉपिक को जरूर देख के जाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।